बहुपद पढ़ते हैं। बहुपद में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 देखेंगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 में। इससे पहले मैंने आपको बहुपद के बारे में पढ़ा दिया था कि बहुपद के कितने प्रकार हैं, बहुपद में घात किसे कहते हैं, बहुपद में चर किसे कहते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको पिछले कक्षा में पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के बारे में। देख लीजिए एक्सरसाइज 2.1। इस प्रश्न में आपको जो है प्रश्न 1 में आपको कह रहा है कि इसमें से इस चर में से कौन सा चर बहुपद है, कौन सा चर बहुपद नहीं है। अभी मैंने यहाँ देखेंगे आप लोग कि 4x² - 3x + 7 दिया हुआ है। इसमें आप ध्यान देंगे कि बहुपद पहचानने के लिए आपके घात पे जो होना चाहिए वो पावर जो रहना चाहिए वो सम संख्या में रहना चाहिए या विषम में रहे चलेगा, लेकिन भिन्न में और ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा कि 4x² - 3x + 7 में जो आपका घात लिखा गया है वो क्या है, 2 है, इसलिए क्या होगा, बहुपद होगा। अब अगले प्रश्न में हम चलेंगे y² + √2। इसमें आप ध्यान देंगे कि इसका घात कितना दिया गया है, 2, इसलिए ये बहुपद की श्रेणी में आएंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 3√t + t√2, यहाँ पे √t दिया हुआ है। t का मान जो लिखेंगे वो t का मान क्या होगा, 3t⁴ + t√2। मैंने अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताया था कि जो बहुपद होगा वो भिन्न में नहीं होगा और न ही उसका मान जो होगा वो ऋणात्मक होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ t का जो मान दिया गया है वो भिन्न में दिया गया है, इसलिए ये बहुपद नहीं होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे कि y + 2y दिया हुआ है, यानी 2/y दिया हुआ है। यहाँ ध्यान देंगे y का हम लोग y लिख दिए, 2 का 2 लिख दिए और इसको मैंने मल्टीप्लाई के फॉर्म में तोड़ दिया है 1/y। अब यहाँ ध्यान देंगे कि y को अगर यहाँ ध्यान देंगे आप तो y का पावर कितना है, 1। अगर इसे हम संक्षिप्त फॉर्म में लिखेंगे तो y का पावर -1 लिखेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया कि y का पावर कभी भी ऋणात्मक या भिन्न नहीं होना चाहिए। अगर ऋणात्मक और भिन्न होता है तो बहुपद की श्रेणी में नहीं आएगा। अभी आप यहाँ ध्यान देंगे, अब प्रश्न नंबर 5 पे चलेंगे। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि x का पावर 10, y का पावर 3 और t का पावर 50 है। इसमें आप ध्यान देंगे कि यहाँ सभी का जो आपका मान दिया गया है x, y और t, जो मानक रूप यहाँ पे दिया गया है वो क्या है, x, y और t दिया गया है। तो आपको पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि जो x अगर जो आपका मानक रूप होगा तो सभी का सभी समान होंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ मानक रूप 3 है, x, y और t, इसलिए ये बहुपद नहीं होंगे, यह बहुपद नहीं है, नहीं है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे जिन लोगों को प्रॉब्लम है एक बार ध्यान देंगे। बहुपद होने के लिए सबसे पहली बात है कि आपका जो संख्या रहेगा वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, ये बहुपद के लिए आवश्यक है। पूर्ण संख्या रहेगा तभी उसको बहुपद कहें। बहुपद का मान जो होगा वो कभी भी ऋणात्मक या भिन्न में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखिएगा कि 4x² - 3x + 7 है, तो यहाँ पे जो 2 है वो क्या है, पूर्ण संख्या है। अब यहाँ ध्यान देंगे प्रश्न 1 का 2 में ध्यान देंगे कि y² + √2 है, तो यहाँ पे जो पूर्ण संख्या है वो यहाँ पे जो पावर का घात दिया गया वो क्या है, पूर्ण संख्या में है। यहाँ ध्यान देंगे 3√t + t√2 है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि √t के जगह पे मैंने t का पावर 1/2 लिखा है प्लस t√2 लिखा है। यहाँ ध्यान देंगे कि t का पावर 1/2 दिया गया है, इस कारण से मैंने पहले भी बोला कि भिन्न संख्या कभी भी बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे यह बहुपद नहीं है। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि y + 2/y है, तो y का y लिख दिया
2 का 2 लिखा और इसको मैंने तोड़ दिया, तो 2 मल्टीप्लाई 1/22 और बाई का पावर यहाँ कितना है 1, बाई का मैंने बाई लिख दिया 2, अब बाई को मैंने इसको संक्षिप्त रूप में लिखा तो बाई का पावर -1। तो अभी मैंने बोला कि बहुपद में मान भिन्न और ऋणात्मक नहीं होने चाहिए, तो इस प्रकार यह क्या होंगे, बहुपद नहीं होंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इस प्रकार ये बहुपद नहीं है। अब हम लोग चलेंगे फिर से, x का पावर 10 y का पावर 3 प्लस t का पावर 50 है। यहाँ पे ध्यान देंगे कि सभी का मानक रूप जो है अलग अलग दिया गया है। यहाँ मानक रूप कौन कौन सा है, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर मानक रूप जो आपका है वो x है, y है और t है। तो यहाँ मानक रूप 1 होना चाहिए यहाँ, लेकिन मानक रूप कितने हैं 3 हैं, इसलिए यह बहुपद नहीं है। अभी हम लोग प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे। यहाँ प्रश्न में आप ध्यान देंगे कि 2 + x² + x है। इसमें ध्यान देंगे कि अगर मैं इसे लिखूं 2 + x² + x, इसमें ध्यान देंगे अगर x² के आगे में अगर कुछ नहीं है तो क्या छिपा रहता है 1, ये ध्यान रखिएगा। x² के आगे में अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या रहेगा 1। तो यहाँ ध्यान, और इसमें भी ध्यान दीजिएगा अगर x के आगे अगर कुछ नहीं है तो इसके आगे भी आगे क्या लिखा हुआ है 1। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा प्रश्न में कि x² का गुणांक ज्ञात करें, तो x² का गुणांक यहाँ पर कितना है 1। देख लीजिए x² का गुणांक कितना है यहाँ पर 1। उसी प्रकार अगर हम इसमें ध्यान देंगे, इस प्रश्न में ध्यान देंगे, तो इस प्रश्न को रिपीट करते हैं 2 - x² + x। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि x² का गुणांक यहाँ पर अगर देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे, और यहाँ पे भी x का गुणांक अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो क्या रहेगा 1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि x² का गुणांक पूछेगा, x² का गुणांक अगर आपसे पूछता है तो कितना होगा वैल्यू -1। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि x² के आगे में क्या लगा हुआ है, यहाँ ध्यान देंगे प्रश्न में π/2, x² के आगे में क्या लगा हुआ है π/2, इसलिए यहाँ पर x² का गुणांक, x² का गुणांक यहाँ क्या हो जाएगा π/2 लिख देंगे। अब यहाँ पे प्रश्न आप देखेंगे, प्रश्न आपका है √2x - 1। अब यहाँ देखिएगा x² तो यहाँ पे लगा हुआ नहीं है, तो यहाँ पे आप अपने मन से 0x² लिखेंगे। क्या लिखेंगे 0x², क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है कि 0 से किसी भी वेरिएबल में गुना करेंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे 0x², और √2 के आगे अगर पॉजिटिव्स का साइन है तो यहाँ क्या देंगे प्लस का, यानी धनात्मक अगर चिन्ह रहेगा तो वहाँ क्या का प्रयोग करेंगे प्लस का। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ प्रश्न पे ध्यान दिया कि यहाँ पे अगर x² न लिखा हुआ है तो उसके साथ क्या मैंने लगाया 0 का, क्योंकि 0 से किसी भी वेरिएबल में गुना करने पे उसका मान क्या होता है 0 हो जाता है। तो 0 हो जाने के कारण किसी तरह का परिवर्तन प्रश्न में नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे हमें x² का गुणांक लिखने कहा जा रहा है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे क्या है 0 है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जहाँ पर प्रश्न में अगर 1 न लिखा रहे, सिर्फ x² लिखा रहे और x लिखा रहे, तो उसके आगे में समझिएगा कि 1 छिपा हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया 1।
यहाँ पर भी ध्यान देंगे x के आगे मैंने 1 लिख दिया, लेकिन मुझे प्रश्न में x स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा था, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब हम इस प्रश्न पे चलेंगे तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर के आगे अगर कुछ ना रहे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले रिपीट किया था कि एक्स स्क्वायर के अगर कुछ नहीं रहे आगे में, तो वहाँ एक्स स्क्वायर के आगे में गुणांक के स्थान पे कुछ न रहे। ध्यान दीजिएगा वर्ड को, एक्स स्क्वायर में गुणांक के स्थान पे अगर कुछ न रहे तो वहाँ क्या देंगे, 1 लिख देंगे। तो यहाँ भी एक्स का गुणांक भी 1 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें पूछ रहा है, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक के प्लेस पे क्या मैंने देखा, -1, तो यहाँ क्या लिख दिया, -1। अब हम अगले प्रश्न में चलेंगे, π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक्स स्क्वायर में गुणांक के स्थान पे क्या लिखा हुआ है, π/2, इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, π/2। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलेंगे, √2x - 1। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो जब जहाँ पर एक्स स्क्वायर न रहे तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ देखिए गुणांक के स्थान पे मैंने 0 लिखा है, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न 3 में देखेंगे कि प्रश्न 3 में कह रहा है 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद यानी घात को लिखना है 35 किस फॉर्म में, द्विपद के रूप में। द्विपद में कितना होगा, यानी द्विपद अगर आप कह रहे हैं तो द्विपद का मतलब हो गया कि 2 पद होना चाहिए, 1 पद नहीं 2 पद। और 2 पद में लिखने के लिए 2 पद लिखने के लिए कह रहा उसका घात कितना होना चाहिए, 35। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे एक x लिख देता हूँ और एक मान के चलते हैं कोई संख्या ले लेता हूँ 25। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है, घात लिखने। तो जब भी घात लिखा जाता है तो ऊपर में लिखा जाता है, यहाँ शीर्ष पे ध्यान दीजिएगा। तो x का पावर 35, यहाँ पे आप किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। यहाँ पे जो आपका 25 है, यहाँ पे आप 30 भी लिख सकते हैं। इसमें मुख्य बात ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे जो वर्ड आपको लिखने का है वो घात का है। तो घात जब भी लिखाएगा x के ऊपर, ध्यान दीजिएगा ऊपर वाले स्थान पे आपका घात लिखाएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये देखिएगा 1 पद और यहाँ हो गया 1 पद, द्विपद। हमें 2 पद कह रहा था, देख लीजिए। अब यहाँ पे अगला प्रश्न में कह रहा है कि 100 घात के 1 पदी में, 1 पदी का मतलब 1 पद में होना चाहिए, तो x का पावर 100 कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 2 पद कहेगा, पद का विभाजन कौन करेगा, प्लस माइनस। याद रखिएगा, जितना इसमें प्लस माइनस प्रयोग होगा उससे एक ज़्यादा पद होगा। जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्लस कितना प्रयोग किया गया, 1, तो इसलिए कितना पद होगा, 2 पद। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए कौन सा पद है, 1 पदी है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझने वाली बात है कि 1 पदी में किसी तरह का प्लस या माइनस का प्रयोग नहीं होगा। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा द्विपदी है, तो द्विपदी का मतलब पद को बांटता कौन है, प्लस और माइनस। पद को जो बांटता है यानी कितना पद है। अगर मान के चलते यहाँ पे प्रश्न में आप ध्यान दीजिएगा, x पे पावर 35 प्लस 25x प्लस 5 दिया रहे, तो अब इससे हम कितना पद कहेंगे, 3 पद हो जाए। देखिए 1 पद, 2 पद और 3 पद। जितने चिन्ह दिए रहेंगे उससे एक ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, पद होगा। जैसे अगर मैं इसका अगर आपसे पूछूं कि ये कितने पद हैं, तो आप क्या बताइएगा, त्रिपद। यानी आप इसे बोलिएगा त्रिपदी। त्रिपदी का मतलब, त्रि का मतलब 3 और पदी का मतलब पद। तो ध्यान दीजिएगा, जितने प्लस माइनस, तो प्लस क्या कितने यहाँ थे, 2, तो इसलिए 1 बढ़ाकर लिखेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, त्रिपदी का मतलब 3 पद। अब हम लोग प्रश्न 4 पे देखेंगे। प्रश्न 4 में कह रहा है कि बहुपद का अधिकतम घात बताएं। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि इस बहुपद का घात कितना दिया होगा। इस बहुपद में ध्यान दीजिएगा, x का घात 3 है, यहाँ पर x का घात 2 है और यहाँ पे x का घात 1 है।
तो यहाँ पे बहुपद में अधिकतम घात पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा अधिकतम घात वाला पद कौन सा है 5x3। यहाँ ध्यान देंगे अधिकतम घात वाला जो पद है वो क्या है 5x3। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि घात कितना है अधिकतम, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि x के ऊपर में जो लिखा रहेगा वही क्या कहलाएगा घात कहलाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि x का पहले मैंने यहाँ पे देखा कि अधिकतम घात कौन सा है तो 3, तो यहाँ पर ये कहलाएगा पूरा का पूरा पद कहलाता है। 5x3 क्या कहलाएगा पद। तो अगर आपसे पूछेगा अधिकतम पद कौन सा है, अधिकतम घात वाला पद अगर आपसे पूछेगा तो बताइएगा 5x3। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 5x3 में घात कितना है तो 3, तो बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा 3 होगा, बहुपद का अधिकतम घात 3। अब हम अगले प्रश्न में चलेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे सेकेंड प्रश्न, यहाँ क्वेश्चन है ध्यान देंगे 4 - y², इसका भी पूछ रहा है क्या चीज़ अधिकतम घात। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 4 है तो 4 में अगर घात पूछेगा तो 0 होगा, संख्या में घात पूछता है तो उसका मान क्या होगा 0। जैसे मैं अगर पूछ दूँ कि 5 का घात बताइए तो 5 का घात क्या होगा 0 होगा, याद रखिएगा 5 का घात क्या होगा 0 होगा, याद रखिएगा। 5 का घात अगर कोई पूछेगा तो क्या लिखिएगा 0। अब कहिए सर कैसे, ध्यान दीजिएगा अगर मैं 5 लिख रहा हूँ तो 5 × 1 लिखूँगा, 1 के जगह पे हम x का पावर 0 लिखेंगे। ध्यान रखिएगा किसी भी वेरिएबल का पावर 0 होगा तो उसका मान क्या होगा 1। किसी भी वेरिएबल का मान अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या आएगा 1। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 4 है तो इसका तो मान 0 हो जाएगा। y² है तो y² का अधिकतम घात कितना है 2 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे। इसको हटा देते हैं क्योंकि आपके प्रश्न में नहीं था। अब यहाँ देखिएगा 5t - √7 है, तो यहाँ पे आपका t का घात कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। अगर कुछ न रहे, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि अगर t के आगे कुछ न लिखा रहे तो उसका गुणांक 1 ले लेंगे, अगर t का घात अगर न दिया रहे तो उसका पावर क्या मान लेंगे 1। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा t का पावर क्या है 1 है, तो बहुपद का अधिकतम घात क्या लेंगे 1 लेंगे, बहुपद का अधिकतम घात क्या लेंगे 1 लेंगे। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 3 है, तो 3 का जो है 3 है, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि 3 में अगर संख्या दिया रहे उसका घात क्या लेंगे 0 लेंगे। तो यहाँ पे भी 3 संख्या ही है, इस कारण से इसका भी घात क्या होगा 0 होगा। संख्या का घात हमेशा याद रखिएगा 0 होगा। इससे पहले वाले जब मैंने शुरुआत किया था बहुपद का टॉपिक तो उसको आप देख लीजिएगा। यहाँ ध्यान देंगे प्रश्न नंबर 5 पर ध्यान देंगे, यहाँ पर आप ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे ध्यान दीजिए। 5 में आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि कौन सा प्रश्न रैखिक है, कौन सा प्रश्न द्विघाती है और कौन सा प्रश्न आपका त्रिघाती है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा प्रश्न आपका रैखिक है, कौन सा प्रश्न द्विघाती है और कौन सा प्रश्न त्रिघाती है। ध्यान दीजिएगा जो आप अभी बोर्ड पे प्रश्न देख रहे हैं इसमें रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती बताना है। तो घात मैंने अभी थोड़ी देर पहले प्रश्न में बताया था कि जो x के ऊपर लिखा रहता है वो घात को निर्धारित करता है या घात के बारे में जानकारी देता है। अगर आप यहाँ ध्यान देंगे x² और x है, इसमें जो अधिकतम घात है वो कौन सा है 2 है। तो इसलिए यहाँ पर अगर हमें जो पूछेगा कि रैखिक है कि द्विघाती, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा अधिकतम घात कितना है, अधिकतम एक बार फिर से छोटा करके लिखता हूँ, अधिकतम घात अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे कितना है 2 है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे अधिकतम घात कितना है 2 है। तो मैंने पिछले जब शुरुआत किया था बहुपद उस समय मैंने बताया था कि जिस बहुपद का घात 2 होगा उसे क्या कहेंगे द्विघाती।
तो ये कौन सा आएगा पद में, द्विघाती में। घात में कौन सा आएगा, द्विघाती। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघाती बहुपद है। अतः यह द्विघाती बहुपद है। प्रश्न में आप ध्यान दीजिएगा, बार बार मैं प्रश्न की ओर संबोधन कर रहा हूँ कि प्रश्न में आप ध्यान दीजिएगा कि आपको यहाँ पर रैखिक, द्विघाती और त्रिघाती के बारे में जानकारी देना है। तो रैखिक का मतलब होता है जिसका घात 1 होगा उसे रैखिक कहेंगे, जिसका घात 2 होगा उसे क्या कहेंगे, द्विघाती, और जिस बहुपद का घात 3 होगा उसे त्रिघाती कहेंगे। तो घात का निर्धारण कहाँ होता है, ऊपर में। तो अगर इस प्रश्न में आप आएंगे तो अधिकतम घात कितना दिया हुआ है, 3। इस प्रश्न में आप ध्यान देंगे तो अधिकतम घात कितना दिया हो, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, अधिकतम घात आपने बोला 3 है, ध्यान दीजिएगा। अधिकतम घात क्या है, 3 है। यहाँ ध्यान देंगे कि x माइनस एक्स क्यूब में यहाँ पर आप प्रश्न में देख रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है, 3, और यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1। तो यहाँ ध्यान देंगे मैंने क्या लिखा है, अधिकतम घात। तो अधिकतम घात यहाँ क्या दर्शा रहा है, 3। तो अभी मैंने बोला है कि जिस बहुपद का घात 3 होगा उसे कौन सा बहुपद कहेंगे, तो आपने बताया त्रिघाती, त्रिघाती बहुपद। अब आइए इस प्रश्न में देखते हैं। इस प्रश्न में देखिएगा, स्टार्टिंग में बाई का पावर 1 है, बाई का पावर 2 है और 4 है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर 4 है तो अगर बाई में पूछेगा तो 4 में बाई का पावर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि संख्या में घात का मान जो होता है वो 0 होता है। संख्या में जो घात का मान होता है वो 0 होता है। तो इसका अधिकतम घात जो होगा, अधिकतम घात, यहाँ ध्यान दीजिए, अधिकतम घात क्या होगा, 2 होगा। अधिकतम घात क्या आएगा, 2। तो अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले फिर रिपीट किया अभी कि जिस बहुपद का घात 2 होगा उसे क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद। तो ये कौन सा बहुपद है, द्विघाती। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में मैंने छोटा कर लिखा है कि जिससे आपको समझने में आसानी हो और वीडियो भी छोटा बने, जिससे आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके पास पहुंच सके। यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघाती बहुपद है। इस तरह से आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ स्टार्टिंग में देख लीजिए, अधिकतम घात 2 लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, अतः यह द्विघाती बहुपद है। उसी प्रकार यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, अतः यह त्रिघाती बहुपद है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं, अतः यह द्विघाती बहुपद है। अब यहाँ पे हमें प्रश्न में दे रहा 1 + x। अभी मैंने बताया था कि अगर ऊपर में कुछ ना लिखा रहे तो उसका घात क्या लिखेंगे, 1। अधिकतम घात यहाँ पे कितना होगा, अधिकतम घात, तो ध्यान दीजिएगा अधिकतम घात क्या हो जाएगा, 1। तो अभी मैंने बताया था कि जिस बहुपद का घात 1 होगा उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। तो ये भी क्या होगा, रैखिक बहुपद। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 3t है, तो यहाँ पे घात पूछ रहा है, तो घात हमेशा ऊपर होता है और ये आगे में जो रहता है वो गुणांक होता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर कुछ बच्चे को कन्फ्यूजन हुआ होगा, तो अगर आपका वेरिएबल के आगे में जो रहेगा वो गुणांक होता है और जो घात होता है हमेशा कहाँ रहता है, ऊपर में। तो हमें इसका घात पूछ रहा है, तो अधिकतम घात कितना होगा, इसका कितना दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा 1। तो अधिकतम घात होगा 1। अधिकतम घात 1 होगा तो ये कौन सा बहुपद होगा, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। अब आइए
यहाँ पर आपको देखने से ही पता चल जा रहा है प्रश्न को कि यहाँ घात कितना है, 2 है, तो इसका अधिकतम घात कितना होगा, अधिकतम घात 2 होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अधिकतम घात 2 होगा तो ये कौन सा बहुपद होगा, तो आप कहेंगे द्विघात बहुपद। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, द्विघाती बहुपद लिख देंगे। मैंने पहले ही बताया, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से सुनेंगे। जिस बहुपद का घात 1 होगा उसे रैखिक बहुपद कहेंगे, जिस बहुपद का घात 2 होगा उसे क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद, जिस बहुपद का घात 3 होगा उसे क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। अब यहाँ देखिए, प्रश्न को देखते ही आपको पता चल रहा है यहाँ पे घात कितना दिया गया है, 3, तो अधिकतम घात कितना है, 3। अधिकतम घात कितना है, 3, इसलिए कौन सा बहुपद होगा, त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। जिस बहुपद का घात 3 होगा उसे क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे मैं समाप्त कर रहा हूँ। अब अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे।